ओके चलो. So continuing with PGBP part 2. Last lecture में we did small deductions, section number 30, 31, 36, 37. Then we did expenses expressly disallowed, section 40A series. Then we did special cases, 3 section थे special cases में 40A बराबर है. ओके रिवाइज किया है आई एज्यूम अभी तो कर ही लिया होगा. सो प्लीज कमेंट करते रहना. व्हाट वी डिड वाज स्मॉल डिडक्शन 30, 31, 36, 37. सेक्शन 30 रेंट रिपेयर्स टैक्सेस इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग. यूज फॉर बिजनेस है तो अलाउड है, पर्सनल है तो डिसअलाउड है, रेवेन्यू है तो अलाउड है, कैपिटल है तो डिसअलाउड है. Then repairs and maintenance of plant and machinery and furniture, same condition. Building, plant and machinery, furniture, business allowed, revenue allowed, capital disallowed. 36 सी बर्फी, उसमें आर अपने को एप्लीकेबल नहीं है, बराबर है. कंट्रीब्यूशन अच्छी जगह पे किया है, ड्यू डेट से पहले किया है तो अलाउड है, अदरवाइज अनअप्रूव्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है तो डिसअलाउड है. कमोडिटी एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड है. Bad debts allowed है. Bad debts if it is actual then it is allowed. If it is provisions then it is disallowed. Bad debts अगर पहले allowed था तो रिकवरी पे इनकम में ऐड करना है, पहले disallowed था तो रिकवरी पे इनकम में ऐड भी नहीं करना है. Bonus and commission allowed only if it is paid. Animal written off in the year in which animal become useless. Family planning revenue fully allowed. Capital allowed in 5 equal installments. Interest and insurance. इंश्योरेंस रिलेटेड टू स्टॉक इज फुल्ली अलाउड. एम्प्लॉइज हेल्थ अलाउड है बट कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए. पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, फैमिली मेंबर का निकाला है, मेडिक्लेम निकाला है, सो अलाउड है बट 80D या 80C में जाएगा, बिजनेस में नहीं जाएगा. इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन अलाउड. इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल डिसअलाउड. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर में वर्किंग एज वेल एज स्लीपिंग बोथ आर अलाउड बट मैक्सिमम 12% इज अलाउड. देन सेक्शन 37 वॉज जनरल डिडक्शन. एनी एक्सपेंसेस जो 30 से 36 में नहीं आ रहा है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है, रिलेटेड टू बिजनेस है एंड ऑफेंसिव पर्पस नहीं है तो यहाँ पे अलाउड हो जाएगा. एग्जाम्पल वॉज सैटरडे, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस, दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंसेस. बराबर है. CSR का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. CSR का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. सैलरी इज अलाउड. प्रोप्राइटर को दिया है तो डिसअलाउड है. लीव सैलरी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. एडवर्टीजमेंट सारे अलाउड है बट अगर पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर, सोविनियर, पैम्पलेट्स में किया है तो डिसअलाउड हो जाएगा. डायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब डिसअलाउड. इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंटरेस्ट अलाउड है, इनडायरेक्ट टैक्स का पेनल्टी डिसअलाउड है. ओके. सेक्शन 40A सीरीज सबसे सिंपल है. नॉन रेसिडेंट या आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया है, मतलब पेमेंट इंडिया के बाहर है या बाहर वाले को है, तो 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा. TDS आइदर डिडक्ट नहीं किया तो डिपॉजिट नहीं किया. 48(1)A मुझे बोलता है कि अगर रेसिडेंट को पेमेंट किया, TDS काटना भूल गए तो 30% विल बी डिसअलाउड इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट. सब्सिक्वेंटली आप डिडक्शन ले सकते हो. देन नेक्स्ट वी डिड वॉज सेक्शन नंबर 40A3 सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया 100% डिसअलाउड अगर TDS काटना भूल गए तो. देन इंपॉर्टेंट रिकैप करा रहा हूं. 40A सीरीज रिलेटेड पार्टी को पैसा दिया है तो चलेगा, रिलेटेड पार्टी को ज्यादा पैसा दिया है तो नहीं चलेगा. कैश में मैक्सिमम 10,000 अलाउड है ऑन अ पर्टिकुलर डे टू अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. एंड 43B TBLIC पेमेंट अलाउड है ओनली इफ इट इज पेड. आउटस्टैंडिंग है तो नहीं चलेगा. बराबर है. प्लीज कमेंट, इज इट क्लियर? इज दैट मच इज क्लियर? ओके. चलो, आर यू गाइस देयर विद मी? एक बार कमेंट करो यस और नो. आर यू गाइस देयर विद मी? ओके. सो बेटा पहले तो ना MS लिखा है मैंने. MS का मतलब है माइक्रो एंड स्मॉल. माइक्रो मतलब मैं बायर हूं और जो सेलर है, सेलर इज अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज. बायर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज नहीं है.
जो सेलर है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, और ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज MSMED एक्ट में रजिस्टर्ड है। सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट में अगर कोई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है, देन दिस रूल विल ट्रिगर, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। प्लीज रिमेंबर, मीडियम एंटरप्राइज के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। सो अगर मैं सेलर हूं, मैंने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ परचेज किया है, तो एकदम सिंपल है, मैं थियरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एग्जाम में क्या करना है सिर्फ वो बता रहा हूं। बेटा अगर एक्सपेंस 23-24 का है, सो मैंने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ खरीदा है 23-24 में, एंड मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया है 23-24 में, बराबर है। सो एक्सपेंस 23-24 का है, पेमेंट भी 23-24 में कर दिया है, तो ऐसे केस में बेटा दिस एक्सपेंस विल ऑलवेज बी अलाउड इन 23-24, डज नॉट मैटर ड्यू डेट पे पैसा दिया या नहीं दिया। सो वेदर पेमेंट ड्यू डेट पे किया तो भी सेम प्रोविजन है, पेमेंट ड्यू डेट के बाद किया है तो भी सेम प्रोविजन है। इफ एक्सपेंसेस ऑफ 23-24, पेमेंट इज ऑल्सो मेड इन 23-24, तो ऑलवेज अलाउड। मैंने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ परचेज किया था 23-24 में। एम आई ऑडिबल? ओके। सो पहले तो बेटा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए प्लीज रिमेंबर, जो सेलर होएगा सेलर वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज होना चाहिए। सो आई एम अ बायर, मैंने बिजनेस का खर्चा किया है और मैंने जिसको पेमेंट दिया है वो पेमेंट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है जो MSMED एक्ट में रजिस्टर्ड है। सो इट इज अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड अंडर MSMED एक्ट। सो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपने MSMED एक्ट में रजिस्टर्ड माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ खरीदा है, एक्सपेंस अगर 23-24 का है, पेमेंट भी अगर 23-24 में कर दिया, सो जो ईयर का एक्सपेंस है वो ईयर में पेमेंट कर दिया, सो दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 23-24 इटसेल्फ। सो ड्यू डेट मैटर नहीं करता है। सो पेमेंट ड्यू डेट के पहले किया है, पेमेंट ड्यू डेट के बाद किया है, कभी भी किया हो, सेम ईयर का एक्सपेंस है तो इट विल बी अलाउड इन द सेम ईयर। बेटा MSMED एक्ट के हिसाब से माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के साथ आपने अगर एक्सपेंस किया है 23-24 में, बट अगर वो एंटरप्राइज को आप पेमेंट कर रहे हो 24-25 में, सो एक्सपेंस करंट ईयर का है बट पेमेंट नेक्स्ट ईयर में किया, देन इट विल बी गवर्न बाय द ड्यू डेट। अगर जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट के पहले पैसा दे दिया तो 23-24 में डिडक्शन अलाउड है, बट अगर ड्यू डेट के बाद में पैसा दिया सो डिडक्शन 24-25 में अलाउड है। वापस से बोल रहा हूं, एक्सपेंस 23-24 का है, पेमेंट भी 23-24 में किया, सो इन दैट केस एक्सपेंस विल बी अलाउड इन 23-24, पेमेंट ड्यू डेट के पहले बाद में डज नॉट मैटर। बट अगर एक्सपेंस 23-24 का है, पेमेंट 24-25 में किया, सो इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर द ड्यू डेट 23-24 में डिडक्शन मिलेगा, आफ्टर द ड्यू डेट तो 24-25 में डिडक्शन मिलेगा। एंड अनलाइक ऑल द अदर सेक्शंस जहां पे ड्यू डेट का मीनिंग था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, यहां पे ड्यू डेट का मीनिंग है ड्यू डेट एज पर द MSMED एक्ट। मतलब अग्रीमेंट में अगर 30 डेज लिखा है तो पेमेंट 30 डेज में होना चाहिए, अग्रीमेंट में अगर 10 डेज लिखा है तो पेमेंट 10 डेज में होना चाहिए, बट अगर अग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है तो पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 15 डेज। सो इफ अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड ड्यू डेट है, सो वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दो। अगर अग्रीमेंट में ड्यू डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो मैक्स 15 डेज एप्लीकेबल होगा। अग्रीमेंट में अगर ड्यू डेट स्पेसिफाइड है तो वो ड्यू डेट 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। सो ड्यू डेट कैन नॉट एक्सीड 45 डेज, बट प्लीज रिमेंबर ड्यू डेट विल बी रेलेवेंट ओनली व्हेन एक्सपेंस एक पर्टिकुलर ईयर में किया है और पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। सो एक्सपेंस 23 का है, पेमेंट 23 में हो रहा है, ड्यू डेट डज नॉट मैटर। बट एक्सपेंस एंड पेमेंट अगर दो अलग अलग ईयर का है, देन ड्यू डेट 15 डेज। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो, अग्रीमेंट है तो एज पर द अग्रीमेंट, एंड अग्रीमेंट शुड नॉट एक्सीड 45 डेज। इज दैट पॉइंट क्लियर? Everyone, is it clear? Okay.
चलो, सो दैट वाज योर 43B, बराबर है। देन अपन लोग बेटा स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ रहे, स्पेसिफिक सेक्शन चार, वी आर ऑन द फोर्थ पार्ट। स्मॉल डिडक्शंस पढ़ा, फिर बाद में एक्सपेंस एक्सप्रेसली डिसअलाउड पढ़ा, फिर अपन लोग ने पढ़ा स्पेशल केसेस। अब ये स्पेसिफिक सेक्शन है, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए सेक्शन बनाया, दैट इज सेक्शन नंबर 32 डेप्रीशिएशन। पहले तो थंब रूल यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल कंप्यूटिंग द डेप्रीशिएशन इज दैट बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज इनकम टैक्स लॉ में डेप्रीशिएशन डे वाइज कैलकुलेट नहीं होता है। सो अगर एग्जाम में बोला है कि न्यू एसेट परचेज किया है सो एंड सो डेट पे, चलो, so specific section deals with section 32 depreciation. ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे डिप्रीशिएशन डे वाइज कैलकुलेट नहीं होता है। मतलब एसेट अपने को बोला है 1 अक्टूबर को परचेज किया है, एसेट अपने को बोला है 19 नवंबर को परचेज किया है, 1 अप्रैल को परचेज किया है। कोई सुन रहा है? चलो, सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि जब भी आप लोग डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे, सो आपको जो डे का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सो डे टू डे मतलब अकाउंट्स में आप लोग क्या करते हो, अकाउंट्स में आप लोग करते हो कि अगर एसेट 1 अक्टूबर को खरीदा सो हाफ ईयर का डिप्रीशिएशन मिलेगा, अगर मई में खरीदा तो 11 मंथ्स का मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट रूल तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड रूल विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस इज, अगर एसेट सेल भी हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं करना है। एट द टाइम ऑफ सेल आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, फाइन, सो ऑलवेज रिमेंबर कम व्हाट द सिचुएशन में बी, डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन में यहां पे आपको प्रिसाइसली डे टू डे बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करना है। फर्स्ट रूल इज दैट। Second rule which you have to remember is depreciation under income tax is always on closing WDV basis. Closing WDV basis means what? आप पहले लिखो ओपनिंग WDV, देन परचेजेस को दो पार्ट में डिवाइड करो, मोर देन इक्वल टू 180 डेज, लेस देन 180 डेज, उसमें से सेल्स माइनस करो, बैलेंस जो बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्लोजिंग WDV है, और जो क्लोजिंग WDV बचेगा बेटा उसके ऊपर आपको डेप्रीशिएशन क्लेम करना है। सो इन बिटवीन द ईयर परचेज, इन बिटवीन द ईयर सेल डज नॉट मैटर, इन बिटवीन द ईयर परचेज और सेल डज नॉट मैटर, आपको डेप्रीशिएशन क्लेम करना है किसके ऊपर? क्लोजिंग WDV के ऊपर। सो हाउ विल यू कैलकुलेट क्लोजिंग WDV? ओपनिंग एड परचेजेस लेस सेल विल गिव मी क्लोजिंग। जब भी परचेज आपको फाइंड आउट करना है, परचेज 180 डेज और मोर इज सेपरेट, लेस देन 180 डेज इज सेपरेट। सर डिवाइड करने का जरूरत क्या है जब नंबर ऑफ डेज में कंप्यूटेशन ही नहीं हो रहा है? बिकॉज अगर आपके पास कोई मोर देन और इक्वल टू 180 डेज वाला एसेट है तो फुल डिप्रीशिएशन आपको मिलेगा, लेस देन 180 डेज वाला एसेट है तो आपको हाफ डिप्रीशिएशन मिलेगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज तो नहीं होता है, बट अगर 15% डिप्रीशिएशन रेट है सो आइदर यू गेट 15 और यू गेट 7.5। थर्ड रूल जो आपको याद रखना है वो है कि डेट ऑफ परचेज या यूज याद रखो। 4 अक्टूबर या उसके पहले आपने एसेट खरीदा है तो यू गेट फुल डिप्रीशिएशन, 5 अक्टूबर ऑनवर्ड्स एसेट खरीदा है तो यू गेट हाफ डिप्रीशिएशन। बेटा एग्जाम में 180 डेज कंप्यूट करने मत बैठना, एग्जाम में डे याद रखो, गांधी जी का बर्थडे। गांधी जी का बर्थडे कभी है? 4 अक्टूबर। सो 4 अक्टूबर या उसके पहले एसेट खरीदा है तो फुल डिप्रीशिएशन लेना, 5 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एसेट खरीदा तो हाफ डिप्रीशिएशन लेना। सो थंब रूल नंबर 1, नंबर ऑफ डेज में डिप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। थंब रूल नंबर 2, डिप्रीशिएशन इन बिटवीन द ईयर सेल परचेज पे नहीं होता है, क्लोजिंग WDV पे होता है, विच इज ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल। नंबर 3, यहाँ पे आइदर यू क्लेम हाफ डिप्रीशिएशन और यू क्लेम फुल डिप्रीशिएशन इफ द एसेट इज परचेज 4 अक्टूबर और प्रायर टू दैट फुल डिप्रीशिएशन, अदरवाइज हाफ डिप्रीशिएशन। नंबर 4, आप जब भी एसेट पे डिप्रीशिएशन क्लेम करोगे बेटा यू हैव ओनली वन ऑप्शन,
which is to calculate depreciation on WDV basis. पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के पास ऑप्शन है, आइदर दे कैन डू WDV और दे कैन डू SLM. सो अपने पास ऑप्शन नहीं है. मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, एनीवन, सर्विस प्रोवाइडर, एवरीबडी हैज टू फॉलो WDV मेथड. बट जो पावर जनरेटिंग यूनिट है उसको SLM मेथड फॉलो करना पड़ेगा. सर WDV मेथड कैसे होएगा? WDV मेथड विल बी गवर्न्ड बाय ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम. मतलब आपको यहाँ पे आपके पास AC है और आपके पास सपोज ऑफिस के यूज के लिए रेफ्रिजरेटर है. सो AC पे अलग डिप्रीशिएशन, रेफ्रिजरेटर पे अलग डिप्रीशिएशन, ऐसा नहीं करना है. आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास बुक्स है, आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, तो कंप्यूटर पे अलग, बुक्स पे अलग और जो भी है उस पे अलग डिप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं करना है. आपको सेम क्लास और सेम रेट वाले एसेट को कंबाइन करना है और एक ब्लॉक बनाना है. वन ब्लॉक विल बी फॉर्म. सेम क्लास एंड सेम रेट. आई रिपीट, सेम क्लास एंड सेम रेट. तो AC पे 15% डिप्रीशिएशन है, कोई और प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डिप्रीशिएशन है, तो मैं दोनों का कॉस्ट का टोटल करूंगा और नंबर ऑफ एसेट में 2 एसेट लिख दूंगा. कंप्यूटर पे 40% है, बुक्स पे 40% है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40% है. सो तीनों के कॉस्ट को मैं टोटल करूंगा एंड नंबर ऑफ एसेट में 3 लिख दूंगा. सो अंडर इनकम टैक्स सेम ब्लॉक आपको बनाना जरूरी है. ब्लॉक विल कंसिस्ट ऑफ सेम क्लास एंड सेम रेट. सो नंबर ऑफ डेज में डिप्रीशिएशन डिवाइड नहीं होएगा. क्लोजिंग WDV पे डिप्रीशिएशन लेना है. मोर देन और इक्वल टू 180 डेज है तो फुल, लेस देन है तो हाफ. Whenever you calculate depreciation, सिर्फ WDV मेथड अलाउड है, एक्सेप्ट फॉर पावर यूनिट. जिन लोग के पास ऑप्शन है WDV भी ले सकते हैं और SLM भी ले सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट पे डिप्रीशिएशन अलाउड नहीं है. यहाँ पे आपको ब्लॉक बनाना है एंड व्हेनेवर यू मेक अ ब्लॉक, asset falling under the same class and having the same rate will consist of one block. Now, whenever you compute depreciation, बेटा रेट रिवाइज नहीं करवा रहा हूं मैं, आपको देखना पड़ेगा. सर सेम क्लास कैसे बनाना है? ओके, मैं सम वम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इट्स अ रिवीजन. आई होप आप लोगों को समझ रहा है. मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं. अपने को बोला है कि अप्रैल 1 23 में अपने पास एसेट्स का लिस्ट दिया हुआ है, बिल्डिंग है एंड प्लांट्स है. बिल्डिंग ABC, रेट 10, 10 एंड 5. सो बेटा मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग A और B दोनों बिल्डिंग है और दोनों पे सेम रेट है, तो मैं ब्लॉक नंबर 1 बनाऊंगा, बिल्डिंग एट द रेट 10%. मेरे पास बिल्डिंग C है, वो बिल्डिंग है मतलब एसेट का क्लास सेम है, बट रेट इज 5%. सो रेट इज 5% मतलब अगेन ब्लॉक नंबर 2 बनेगा, बिल्डिंग ऑफ 5%. सो फर्स्ट 2 बिल्डिंग का सेम क्लास है, सेम रेट है, तो एक ब्लॉक बना. थर्ड बिल्डिंग का क्लास सेम है बट रेट अलग है, तो नया ब्लॉक बना. प्लांट A एंड B 15, प्लांट C एंड D 40, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4. A एंड B 15, 15 सेम क्लास सेम रेट एंड नीचे भी C एंड D सेम क्लास सेम रेट. सो दैट इज अ ब्लॉक. नाउ ये अप्रैल 1 का वैल्यू दिया है, मतलब WDV ओपनिंग WDV बन जाएगा. इसमें बेटा आपको दिया हुआ है बिल्डिंग D 10%, बिल्डिंग E 5%, बिल्डिंग H 10%. सो आप लोगों ने न्यू एसेट परचेज किया है तो आपको ओपनिंग में न्यू परचेजेस ऐड करना पड़ेगा. अपने पास बिल्डिंग 1 का ब्लॉक है 10%. सो 10% वाले ब्लॉक में दिस एंड दिस बोथ आर बिल्डिंग, नंबर ऑफ एसेट्स में ऐड हो जाएगा. बिल्डिंग E 5% है, ब्लॉक 2 में ऐड हो जाएगा. प्लांट 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 4 प्लांट है, 3 पे 15% रेट है, एक पे 40% रेट है, तो ये तीनों ब्लॉक 3 में जाएंगे और ये ब्लॉक नंबर 4 में जाएगा. इज दैट मच क्लियर? इज दैट मच क्लियर? सो ब्लॉक कैसे बनाना है? एसेट फॉलिंग अंडर द सेम क्लास एंड हैविंग द सेम रेट विल कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल ब्लॉक. फिर बेटा वापस से बार बार नया ब्लॉक नहीं बनाना है. अगर न्यू परचेज है, एग्जिस्टिंग ब्लॉक का है, तो उसमें ऐड कर दो. सिमिलरली बिल्डिंग A बेटा अपने पास था ब्लॉक नंबर 1 में, तो जब बिल्डिंग A में बेचूंगा तो ब्लॉक नंबर 1 से माइनस कर दूंगा.
प्लांट बीडीसी जो मैं बेचूंगा तो जो भी रिस्पेक्टिव ब्लॉक होएगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा. सो ओपनिंग, एड परचेज, लेस सेल, दैट विल गिव यू क्लोजिंग बैलेंस. एंड जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बचेगा उस पे आप या तो फुल या तो हाफ डिप्रिसिएशन ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहां पे पुट टू यूज बेटा 30 अक्टूबर का दिया हुआ है, बराबर है. पुट टू यूज क्या दिया हुआ है, 30 अक्टूबर का दिया हुआ है. सो बेटा 30 अक्टूबर का पुट टू यूज है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 अक्टूबर के बाद, गांधी जी के बर्थडे के बाद है. तो ये एसेट अगर आपके पास है तो हाफ डिप्रिसिएशन मिलेगा. बाकी सारे के सारे अक्टूबर 4 के पहले वाले हैं तो फुल डिप्रिसिएशन मिलेगा, बराबर है. सो एसेट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक हैविंग द सेम रेट विल कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल ब्लॉक. और जो भी परचेज है ब्लॉक में ऐड करो, जो भी सेल है ब्लॉक से माइनस करो. आपको इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस भी कंप्यूट नहीं करना है और आपको इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट नहीं करना है, बराबर है. ओके, सेल, मेरे को आंसर देना प्लीज. अगर मैंने ना ये ब्लॉक में बेटा 5 एसेट थे, 5 के 5 एसेट बेच दिए, तो आज मेरे पास ब्लॉक में एसेट नहीं बचा है. तो एसेट नहीं बचा है तो डेप्रिसिएशन मिलने का सवाल ही नहीं उठता है. सो मेरे पास 5 एसेट टोटल थे इन द ब्लॉक. आउट ऑफ दोस 5 एसेट मैंने 5 के 5 बेच दिए, तो आज मेरे पास कोई एसेट ही नहीं बचा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. अब बेटा मेरे जो एसेट का वैल्यू था सपोज 4 लाख था, मैंने सारे एसेट बेच दिए फॉर रुपीज 5 लाख. तो 4 लाख का ब्लॉक 5 लाख में बेचा, सो 1 लाख विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. आई रिपीट, पहले तो मेरे पास जो एसेट्स थे सारे के सारे एसेट मैंने बेच दिए हैं, तो ब्लॉक में एसेट ही नहीं बचा तो डिप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है. नाउ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी वाज 3 लाख, नया एसेट परचेज किया 1 लाख का, तो आज मेरे पास 4 लाख के एसेट बचे थे. मैंने सारे एसेट 5 लाख में बेच दिए, तो 4 लाख के एसेट 5 लाख में बेचे, सो देयर इज अ गेन, सो 1 लाख विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. यही एग्जांपल में 4 लाख रुपीस के मैंने पांचों के पांचों एसेट बेच दिए, बट मैंने बेचे फॉर रुपीज 2 लाख. सो 4 लाख का एसेट 2 लाख में बेचा, सो लेस देन कॉस्ट बेचा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. ऑलवेज शॉर्ट टर्म रहेगा, इंडेक्सेशन कुछ नहीं मिलेगा, बराबर है. बट अगर सपोज मेरे पास 4 लाख रुपीस के 5 एसेट ब्लॉक में थे, 4 लाख रुपीस के 5 एसेट थे, मैंने सिर्फ 3 एसेट्स बेचे हैं फॉर रुपीज 1 लाख, फॉर रुपीज 1 लाख. तो मेरे ब्लॉक में आज भी 2 एसेट है और ब्लॉक में आज भी 3 लाख रुपीस का वैल्यू बचा है. सो एसेट भी है, वैल्यू भी है, तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो. प्लीज रिमेंबर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में अगर एसेट सेल है तो आपको इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस कंप्यूट नहीं करना है. आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी कंप्यूट करना है ब्लॉक सिस्टम के अंदर ही कंप्यूट करना है. पहले तो इतना समझा है, यस और नो. ब्लॉक कैसे बनेगा, सेम क्लास और सेम रेट के एसेट को कंबाइन करना है. आई रिपीट, सेम क्लास एंड सेम रेट के एसेट को कंबाइन करना है, दैट विल मेक वन ब्लॉक. अब लास्ट सिचुएशन है, सेल ऑफ एसेट का ट्रीटमेंट कैसे होएगा बेटा. अपने पास 5 एसेट थे, पांचों एसेट बेच दिए, तो ब्लॉक में एसेट ही नहीं बचा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. अगर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो करना क्या है, 4 लाख का एसेट 5 लाख में बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. 4 लाख का एसेट 2 लाख में बेचा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. इन सिचुएशन नंबर 3, 5 एसेट थे, 3 एसेट मैंने बेच दिए, बट जो 3 एसेट मैंने बेचे वो 1 लाख में बेचे, तो आज मेरे पास 3 लाख के 2 एसेट बचे हुए हैं, तो आई विल क्लेम डेप्रिसिएशन. आई विल क्लेम डेप्रिसिएशन. कमेंट करके आंसर बोलना प्लीज. सिचुएशन क्या है सर, सिचुएशन ये है कि मेरे पास 5 एसेट है फॉर रुपीज 4 लाख, मैंने 2 एसेट बेच दिए फॉर रुपीज 7 लाख. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन दिस केस. 5 एसेट थे, 2 एसेट बेच दिए, 4 लाख के बदले 7 लाख रुपीज मुझे रिकवर हुआ है. कैन आई क्लेम डेप्रिसिएशन, कैन आई क्लेम डेप्रिसिएशन. बेटा फटाफट रिप्लाई करो, तुम लोग को रिप्लाई करने में इतना टाइम क्यों जाता है. येस और नो लिखना है. कैन आई क्लेम डेप्रिसिएशन. मजा ही नहीं आया बेटा, आंसर देना. 5 एसेट थे,
दो एसेट बेच दिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ एसेट अभी भी 3 बचे हुए। 4 लाख का जो वैल्यू ऑफ ब्लॉक था मैंने 7 लाख में बेच दिया, तो बेटा कॉस्ट ऑफ ब्लॉक वाज ओनली 4 लाख, बट ब्लॉक बेचने पे रिकवरी हुआ 7 लाख। तो जो ब्लॉक का कॉस्ट है वो अपने ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया है, सो रेदर आपने ज्यादा रिकवर किया है, तो जो 3 लाख बचेगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। नंबर ऑफ एसेट है बट ब्लॉक का जो वैल्यू था वो तो पूरा राइट ऑफ हो गया ना। 4 लाख का एसेट आपने 7 लाख में बेचा, तो आपने उल्टा ज्यादा रिकवर किया, सो दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा बिकॉज एसेट का कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। सो अगर नंबर ऑफ एसेट भी मेरे पास बचे हुए हैं, जैसे यहां पे मेरे पास 2 एसेट थे और एसेट का वैल्यू भी बचा हुआ है, तो डेप्रिशिएशन लोगे। एसेट ही नहीं बचा तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। एसेट बचा बट वैल्यू रिकवर हो गया तो कैपिटल गेन्स। जिन लोगों ने भी लिखा था यस डेप्रिशिएशन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ एडिशनल डेप्रिशिएशन। बेटा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर या पावर जनरेटिंग यूनिट को गवर्नमेंट ने बोला है कि ईयर ऑफ परचेज में आप 20% एडिशनल डेप्रिशिएशन ले सकते हो ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। 4 सिंपल सिंपल पॉइंट एकदम। एडिशनल डेप्रिशिएशन इज अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरर और पावर यूनिट्स। Additional depreciation is available at the rate 20%. Additional depreciation is available only on plant and machinery, building, furniture, intangibles पे additional depreciation नहीं मिलता है, and it is available only in the year of purchase, but year of purchase में less than 180 days use हुआ है, तो 10% in that year and 10% in the subsequent year you can claim. So 4 ही पॉइंट है सिंपल सिंपल। Available to manufacturer or power units at the rate 20% only in the year of purchase। अगर लेस देन 180 है तो 10-10 2 साल में डिवाइड हो जाएगा। एंड अवेलेबल ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से भी प्लांट एंड मशीनरी बीइंग ऑफिस ऑफिस। ऑफिस ऑफिस मतलब ऐसे प्लांट एंड मशीनरी जो ऑफिस प्रीमाइसेस में इंस्टॉल्ड है या तो ऑफिस अप्लायंसेस है, उसके ऊपर आप एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं ले पाओगे। सार के ऊपर नहीं मिलेगा, शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर नहीं मिलेगा, बराबर है। देन सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा। एंड ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जो 100% पहले साल में डेप्रिशिएट हो गया है, उसके ऊपर एडिशनल मिलने वाला नहीं है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेसिफाइड बिजनेस, बराबर है। रिपीट कर रहा हूं, प्लीज रिपीट करना घर पे बैठे बैठे। 4 कंडीशन है। Additional depreciation is available only to manufacturer at the rate 20% in the year of purchase and only on plant and machinery। उसमें से भी ऑफिस ऑफिस मतलब ऑफिस में जो इंस्टॉल्ड है वो या ऑफिस अप्लायंसेस है उस पे नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा, सार पे नहीं मिलेगा, शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और ऐसे प्लांट एंड मशीनरी जो फर्स्ट ईयर में 100% राइट ऑफ हो जाता है, उसके ऊपर आपको एडिशनल डिप्रिशिएशन मिलने वाला नहीं है। Is that point clear? Okay. रिपीट करना पड़ेगा। यहां पे बेटा फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग WDV, एड परचेजेस लेस सेल। Purchases has to be divided in 180 days or more, less than 180 days, फुल एंड हाफ डेप्रिशिएशन के लिए। जब भी आप एसेट को ब्लॉक में ऐड करोगे, एक्चुअल कॉस्ट पे ऐड करना है। जब भी ब्लॉक में एसेट को ऐड करोगे, 180 डेज वाला जो रूल था, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करना है। और एक्चुअल कॉस्ट जब भी आप कैलकुलेट करोगे, सपोज एसेट 100 रुपीज का है, गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज मैं 20 रुपीज का सब्सिडी दूंगा, तो एसेट का कॉस्ट विल बी 80 रुपीज। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है तो वो माइनस हो जाएगा while computing the depreciation। सिमिलरली अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट यूज किया है तो बेटा 100% पहले ही राइट ऑफ हो गया होगा, तो अभी आपका एक्चुअल कॉस्ट 0 हो जाएगा। सो एक्चुअल कॉस्ट में सब्सिडीज या कोई भी कॉस्ट किसी और ने बेयर किया तो यू हैव टू रिड्यूस इट। रिसर्च वाले एसेट या स्पेसिफाइड बिजनेस वाले एसेट अगर आप नॉर्मल बिजनेस में ला रहे हो तो ब्लॉक में एक्चुअल कॉस्ट विल बी 0 बिकॉज आपने पहले उसको राइट ऑफ कर दिया। देन मिसलेनियस पॉइंट है,
डेप्रीशिएशन कंपलसरी है। अमालगमेशन के केस में ओल्ड एंड न्यू कंपनी दोनों में डिवाइड होएगा डेप्रीशिएशन ऑफ द ओल्ड कंपनी। अमालगमेटिंग कंपनी का डेप्रीशिएशन अमालगमेटिंग एंड अमालगमेटेड में डिवाइड होएगा इन द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज सच एसेट इज यूज्ड, in the proportion of number of days such asset is used. So depreciation चार क्लास है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल्स। डेप्रीशिएशन के लिए दो मेथड है, WDV, SLM। सबको WDV फॉलो करना है, सिर्फ पावर यूनिट के पास ऑप्शन है दोनों में से चूज करने का। नंबर थर्ड, जो भी डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेगा आपको ब्लॉक सिस्टम में कैलकुलेट करना है, सेम क्लास सेम रेट का एक ब्लॉक होना चाहिए। नंबर फोर, डेप्रीशिएशन इन बिटवीन द ईयर, बिफोर सेल, आफ्टर परचेज कुछ नहीं होता है, इट इज ऑन क्लोजिंग WDV, ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल। नंबर फाइव, क्लोजिंग WDV में लेस देन और इक्वल टू, लेस देन वाले पे हाफ, मोर देन वाले पे फुल। नंबर सिक्स, एसेट सेल है तो सेल आपको उसी ब्लॉक में से माइनस करना है, इंडिविजुअली प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है। और जब भी कैलकुलेट करोगे ब्लॉक में से सारे एसेट बेच दिए तो आइदर गेन और लॉस होएगा। ब्लॉक में एक एसेट अगर एग्जिस्ट करते हैं सो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट डेप्रीशिएशन या तो गेन होएगा। ऑलवेज रिकॉर्ड द एसेट एट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में सब्सिडी गवर्नमेंट से मिला तो माइनस होएगा। एक्चुअल कॉस्ट में अगर पहले से 100% डिडक्शन ले लिया जैसे रिसर्च पे तो जीरो लिखना है। and depreciation is mandatory irrespective of the value। and lastly amalgamation में amalgamating and amalgamated दोनों में split हो जाएगा number of days के अंदर। is that point clear? okay, स्पेसिफाइड डिडक्शन में बेटा नेक्स्ट अप इज, एक तो डेप्रीशिएशन मैंने कराया, नेक्स्ट अप इज साइंटिफिक रिसर्च, बराबर है। अब ये सब एग्जाम में पूछने के थोड़े कम चांसेस होते हैं बट इंपॉर्टेंट सेक्शन से तो पढ़ना पड़ेगा। 36 मैं बोल रहा हूँ ना, जो फर्स्ट पार्ट कराया ना 36, 37, 30, 31, 40 वो इफ्रो नॉन TDS वाला पेमेंट, रिलेटेड पार्टी वाला पेमेंट, कैश वाला पेमेंट, ये मेजॉरिटी, और डेप्रीशिएशन ये मेजॉरिटी पार्ट आप लोगों का सम का एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सब अगर देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट को दो चीज को प्रमोट करना है, साइंटिफिक रिसर्च को और स्पेसिफाइड बिजनेस को। सो गवर्नमेंट बोलता है साइंटिफिक रिसर्च और स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में अगर आप लोग कोई भी एक्सपेंस करते हो तो अपन ने क्या पढ़ा है आज तक, रेवेन्यू एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है, ओनली फॉर रेवेन्यू एक्सपेंस का। बट यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंस का तो 100% डिडक्शन मिलने ही वाला है। गवर्नमेंट बोलता है अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल एक्सपेंस का भी 100% डिडक्शन मिलेगा। रिपीट करोगे घर पे तो याद हो जाएगा। हर एक बिजनेस में रेवेन्यू एक्सपेंस हमेशा अलाउड होता है बट साइंटिफिक रिसर्च में रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों 100% अलाउड है। नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रीशिएशन मिलता है बट यहां पे 100% डिडक्शन है। स्पेसिफाइड बिजनेस जो आगे बढ़ाऊंगा 35AD, अगेन सेम रूल एप्लीकेबल है, रेवेन्यू तो 100% मिल ही रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100% मिलेगा। तो साइंटिफिक रिसर्च में दो टाइप का खर्चा है। रेमंड्स लिमिटेड, ये एग्जांपल याद रख लो बस। रेमंड्स लिमिटेड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने ऑफिस में एक रिसर्च डिवीजन सेटअप करके रखा है जो फैब्रिक पे रिसर्च करता है। सो रेमंड्स इज अ फैब्रिक मैन्युफैक्चरर। रेमंड्स ने खुद ने एक साइंटिफिक रिसर्च डिवीजन चालू किया है जो फैब्रिक पे रिसर्च कर रहा है, उसको बोलते हैं इन हाउस रिसर्च, उसको बोलते हैं इन हाउस रिसर्च। रेमंड्स फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, रेमंड्स को रियलाइज हुआ कि यार कोई कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो उसको डोनेशन इन लोग ने दिया। सो डोनेशन इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर। सो रेमंड्स खुद ही अपने प्रीमाइसेस में रिसर्च यूनिट सेटअप करा है। प्रीमाइसेस कैन बी एनीथिंग, सेटअप अलग से भी हो सकता है, तो उसको इन हाउस रिसर्च बोलेंगे। बट रेमंड्स बाहर वाले को डोनेशन दे रहा है तो उसको कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर बोलेंगे। थंब रूल है, इन हाउस रिसर्च हैज टू बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, डोनेशन मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस। सो अगर नीरज का फैब्रिक का बिजनेस है, इन हाउस रिसर्च है तो फैब्रिक में होना चाहिए। बट अगर डोनेशन दिया तो इट कैन बी रिलेटेड टू फैब्रिक, इट कैन बी रिलेटेड टू लेदर, इट कैन बी रिलेटेड टू वैक्सीन, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। अगर इन हाउस रिसर्च है
तो गवर्नमेंट बोलता है रेमंड्स का बिजनेस भी चल रहा है और साथ साथ में रिसर्च भी चल रहा है, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। बट अगर कोई कंपनी सेटअप करने से पहले रिसर्च कर रहा है, तो मैंने पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, फिर प्रोडक्ट एस्टैब्लिश हुआ, फिर जाके मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, तो कंपनी स्टार्ट करने के पहले वाला जो रिसर्च पे खर्चा है, इवन दैट इज अलाउड, बट मैक्सिमम 3 years प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर बिजनेस दिसंबर 23 में स्टार्ट हुआ है, तो दिसंबर 20 से लेके दिसंबर 23 के बीच वाले खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा पुराना नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट सिचुएशन में रेमंड्स का बिजनेस है, रेमंड्स इन हाउस रिसर्च कर रहा है, रेमंड्स के बिजनेस के साथ रिसर्च चल रहा है, तो इट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। और बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने के पहले रिसर्च किया है, तो दैट इज बिफोर कमेंसमेंट। बिफोर में अलाउड सब है, बट मैक्सिमम 3 years का खर्चा मिलेगा, उससे पुराना नहीं मिलने वाला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज अलाउड, बट बेटा जो लैंड होता है वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है, तो लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिल्डिंग खरीदा 100% डिडक्शन, प्लांट एंड मशीनरी 100% डिडक्शन, फर्नीचर 100% डिडक्शन, ऑब्वियसली 100% डिडक्शन दिया है तो डेप्रिशिएशन मिलने वाला नहीं है। नाउ दिस इज सेम, कैपिटल इज सेम ड्यूरिंग द कोर्स, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सब में सेम डिडक्शन है। बट बेटा बिफोर कमेंसमेंट उसमें अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस का कोई हिसाब नहीं रहता ना। कैपिटल तो क्या, आपने 2 साल पहले मशीन खरीदा होगा, बिजनेस चालू करोगे तो मशीन आज भी बिजनेस में ही रहेगा। बट रेवेन्यू तो छोटे मोटे खर्चे हैं, तो रेवेन्यू अलाउड है, बट इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायर पीरियड वाला अप्रूवल का जरूरत नहीं है। अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ओनली एंड ओनली फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred before commencement of business, and it is allowed but only salary and material is allowed। salary में भी perquisites allowed नहीं है, salary में भी perquisites allowed नहीं है, बराबर है। अगर आप डोनेशन दे रहे हो आउटसाइडर को, सो बेटा डोनेशन मे बी रिलेटेड टू बिजनेस, मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस, डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे बिल्डिंग में गणपति का फेस्टिवल है, ऑफिस बिल्डिंग में, मैंने गणपति फेस्टिवल के लिए डोनेशन दिया, डिसअलाउड। मैंने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, बिजनेस में डिसअलाउड। 80 जीजीबी में मिलेगा वो अलग है, बिजनेस में डिसअलाउड। मैंने रोड डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया, डिसअलाउड। डोनेशन इज ऑलवेज डिसअलाउड ओनली इफ डोनेशन इज गिवन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड इफ इट इज गिवन टू रूसी, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, तो आप उसका डिडक्शन ले पाओगे 100%। नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी को डोनेशन दिया 100%, इंडियन पब्लिक को डोनेशन दिया 100%। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, रिप्लाई दो ना बेटा तुम लोग, इतना 1 मिनट जाएगा तुम लोग, हार्डली इट विल टेक 30 seconds, बराबर है। सो दैट वाज योर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस है, एग्जैक्टली सेम रूल एप्लीकेबल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100%, बट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहां पे सिर्फ लैंड था, यहां पे लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तीनों है। एंड प्लीज रिमेंबर, गुडविल इंटेंजिबल एसेट नहीं है, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी मिलने वाला नहीं है। नॉट ओनली फॉर दिस सेक्शन बट इन जनरल गुडविल पे डेप्रीशिएशन आपको नहीं मिलेगा। इज दैट मच क्लियर? बराबर है। 35 एडी सेम रूल एप्लीकेबल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100%। अगर प्रायर पीरियड का खर्चा है चलेगा इफ इट इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। साइंटिफिक रिसर्च में प्रायर पीरियड मैक्सिमम 3 years था, स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है, बुक्स में कैपिटलाइज कर दो, डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस या साइंटिफिक रिसर्च का लॉस, दोनों लॉस
कैन बी कैरी फॉरवर्डेड विदाउट एनी टाइम लिमिट। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, जितना कैरी फॉरवर्ड करना है कर सकते हो। कौन से लॉसेस? स्पेसिफाइड और साइंटिफिक रिसर्च वाले। दोनों में सेम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100%, डिडक्ट लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। प्रायर पीरियड साइंटिफिक रिसर्च में 3 years मैक्स था, यहां पे कितना भी पीरियड रहेगा चलेगा, सिर्फ आपको बुक्स में कैपिटलाइज करना है। साइंटिफिक रिसर्च में लैंड का डिडक्शन नहीं था, यहां पे लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 3 चीज का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। बराबर है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है सीबीआई वर्क फ्रॉम होम बिजनेस का डिडक्शन हम लोग देने वाले। बराबर है। सीबीआई वर्क फ्रॉम होम, सी मतलब क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सी मतलब कोल्ड चेन फैसिलिटी। बेटा रिपीट करना अगर आता है तो घर पे बैठे बैठे रिपीट करो, माइक ऑन करने का जरूरत नहीं है। सी मतलब क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सी मतलब कोल्ड चेन फैसिलिटी। बी मतलब हनी बी कीपिंग एंड बी वैक्स। आई इस 3 I है, इनलैंड कंटेनर डेपो, iron ore slurry pipeline for iron ore, and new infrastructure facility. W is 3W, warehousing for agriculture, warehousing for sugar and semiconductor wafer fabricating machine. F is fertilizers. H is hospitals anywhere in India, 100 beds for patient. Hotels minimum 2-star category. Housing projects under slum redevelopment एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। अगर आप ये बिजनेस चालू कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है। हाउएवर देयर आर 2 कंडीशंस। पहला, जो बिजनेस है वो न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होना चाहिए। पुरानी कंपनी को स्प्लिट या रिस्ट्रक्चर करके बनाया तो नहीं चलेगा, इट हैज टू बी अ कंप्लीट न्यू बिजनेस। सेकेंडली, प्लांट एंड मशीनरी जो बिजनेस में है, इट हैज टू बी न्यू प्लांट एंड मशीनरी। पहले ओल्ड प्लस न्यू का टोटल करो। सपोज मेरे पास सेकेंड हैंड मशीन भी है, न्यू भी है, 100 रुपीज का टोटल है, तो 100 में से 20% सेकेंड हैंड अलाउड है, बैलेंस हैज टू बी न्यू। तो आउट ऑफ 100, 5 रुपीज इज सेकेंड हैंड, 95 इज न्यू अलाउड। 40 सेकेंड हैंड, 60 इज न्यू, तो इट इज नॉट अलाउड। बट इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज न्यू। इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज न्यू। बेटा क्लिक होना चाहिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी सेकेंड हैंड पे अलाउड नहीं था, उसमें सेकेंड हैंड पे कभी अलाउड नहीं है, इंपोर्टेड पे भी नहीं है, डोमेस्टिक पे भी नहीं है। इधर इंपोर्टेड को न्यू मानेंगे या पे इंपोर्टेड को सेकेंड हैंड नहीं मानेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है? ओके, बराबर है। सो स्पेसिफिक पार्ट 1 स्मॉल डिडक्शंस, पार्ट नंबर 2 क्या लिखूं? disallowed expenses, part number 3 special cases, part number 4 depreciation, part number 5 specified deduction, that is section 35 scientific research, 35 AD specified business, 35 ABB telecommunication license। बेटा अगर आपने बिजनेस के लिए टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस परचेज किया है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिडक्शन इज अलाउड, but it will be allowed from the year in which the payment is made। बराबर है, from the year in which the payment is made। मतलब अगर मैंने लाइसेंस खरीदा है 22-23 में बट पैसा दिया है 25-26 में, तो डिडक्शन मिलेगा 25-26 ऑनवर्ड्स एंड इट विल बी स्प्रेडेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द लाइसेंस। तो 22 में 10 साल के लिए लाइसेंस खरीदा था, पेमेंट 25 में किया, तो 22 खत्म, 23 खत्म, 24 खत्म, तो 7 years तक डिडक्शन ले सकते हो फॉर द रिमेनिंग 7 years। सो डिडक्शन टेलीकम्युनिकेशन का इज अलाउड स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड एंड इट विल बी स्प्रेडेड ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस। इज दैट मच क्लियर? यस और नो? बराबर है। अब बेटा गवर्नमेंट बोलता है आम आदमी को, क्या तुम लोग इधर कितना इतना प्रोसीजर कर पाओगे? हम लोग को डाउट है।
बराबर है। पहले आप लोग अपना अकाउंट्स मेंटेन करोगे एज पर द कंपनी लॉ, फिर उसको रिकंसाइल करोगे इनकम टैक्स के हिसाब से, फिर आपको मालूम पड़ा कि कैश में इतना पेमेंट नहीं दे सकते हो, रिलेटेड पार्टी को एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हो, एंड इतना मगजमारी करना है तो करो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो 44 एडी, एडीए, एई में जा सकते हो। सॉरी, कौन सा सेक्शन है? 44 एडी, एडीए एंड एई। एडी इज अवेलेबल अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस। एई इज अवेलेबल, एडीए इज अवेलेबल अगर आपका प्रोफेशन है तो, एंड एडी एई सॉरी एई इज अवेलेबल अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो तो। सो एडी इज अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेस, एडीए इज अवेलेबल टू स्मॉल प्रोफेशंस, एई इज अवेलेबल टू ट्रक के बिजनेस, दैट इज प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज में। इन लोग के पास चॉइस है, नॉर्मल लोगों की तरह टैक्स भरना है, अलाउड डिसअलाउड, अलाउड डिसअलाउड, तो आप वैसा कर सकते हो, या तो आपको एक सिंपल सा ऑप्शन दिया है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं हो रहा है, अगर प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट 50 लाख को एक्सीड नहीं हो रहा है, ट्रक के बिजनेस में मैक्सिमम आपके पास 10 ओन ट्रक है, रेंटेड ट्रक 50 भी होएगा तो चलेगा, खुद का ट्रक 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो इनकम कंप्यूटेशन का शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है। क्या शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है? अगर मैं बिजनेस वाला हूं, बिजनेस वाला, मेरा टर्नओवर बेटा 1 सीआर का है, उसमें से 80 लाख रुपीस का टर्नओवर अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और ईसीएस से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, तो ये 80 लाख का डायरेक्टली 6% बिजनेस इनकम अज्यूम कर लो, और जो कैश में पैसा मिला 20 लाख, उसका 8% बिजनेस इनकम अज्यूम कर लो। पहली बात तो एडी इज एप्लीकेबल टू बिजनेस, एई इज एप्लीकेबल टू प्रोफेशन, सॉरी एडीए इज एप्लीकेबल टू प्रोफेशन, एंड एई इज एप्लीकेबल टू गुड्स कैरेज बिजनेस। स्मॉल के लिए अवेलेबल है, स्मॉल बिजनेस मतलब टर्नओवर 2 करोड़ है, प्रोफेशन मतलब 50 लाख है, और ट्रक में मैक्सिमम 10 ओन ट्रक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द स्कीम? बेनिफिट ऑफ द स्कीम यह है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, बट डिसएडवांटेज ये है कि आप कोई डिडक्शन नहीं ले सकते इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। सो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको डेप्रीशिएशन भी नहीं मिलेगा, बट अगेंस्ट दैट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करना है, टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाना है। तो सर डिडक्शन के बिना तो टैक्स कितना आ जाएगा? कितना नहीं आएगा, प्रिजम्पटिव इनकम दिया हुआ है, अगर आप अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट से ले रहे हो तो 6% ऑफ टर्नओवर, कैश या बेरर चेक में ले रहे हो तो 8% ऑफ टर्नओवर विल बी योर बिजनेस इनकम स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोफेशन में 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट विल बी योर बिजनेस इनकम, 50%। सो 40 लाख रुपया मेरा प्रोफेशनल रेम्यूनरेशन है, 20 लाख रुपीज मेरे लिए इनकम हो गया, 50 लाख है, 25 लाख रुपया मेरे लिए इनकम हो गया। एंड इन केस ऑफ ट्रक का बिजनेस, हैवी गुड्स व्हीकल में 1000 रुपीज पर मंथ पर टन, बेटा पर टन मतलब वेट के हिसाब से टैक्स आएगा, बट लाइट गुड्स व्हीकल में 7500 पर मंथ पर ट्रक के हिसाब से टैक्स आएगा। सो हैवी गुड्स व्हीकल 1000 पर मंथ पर टन, लाइट गुड्स व्हीकल 7500 पर मंथ पर ट्रक। 12000 किलो के ऊपर का वेट है तो इट विल बी हैवी गुड्स व्हीकल, अदरवाइज इट विल बी लाइट गुड्स व्हीकल। 1000 टन इज इक्वल टू 1 केजी, तो 31,000 केजी दिया है तो 31 टन हो गया, उसके हिसाब से आपको आंसर कंप्यूट करना पड़ेगा। बराबर है। अब सर मुझे इनकम हायर डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर कर सकता हूं क्या? बिंदास कर सकते हो। हायर डिक्लेयर कर रहे हो तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा टैक्स भरोगे। इनकम अगर लोअर डिक्लेयर करना है तो कर सकता हूं क्या? अगर इनकम लोअर डिक्लेयर करना है तो वो भी कर सकते हो, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस कंपलसरी है और टैक्स ऑडिट उसके साथ साथ करवाना कंपलसरी है। सो लोअर इनकम देन 8 और 6% या 50% या 1000 रुपीज वाला, उससे लोअर डिक्लेयर करना है तो अकाउंट्स मेंटेन करो और ऑडिट करवा के दो। हायर डिक्लेयर करना है तो इट इज पॉसिबल। वन मोर एडवांटेज फॉर 44 एडी एंड एडीए इज, इन लोग को 1 इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है एज अगेंस्ट नॉर्मल लोग जो 4 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। सो नॉर्मल आदमी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च को एडवांस टैक्स भरता है। एडी और एडीए वाले बस ये 2 जन सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट भरेंगे 15 मार्च वाला, एई वाला चारों इंस्टॉलमेंट पे करेगा।
बराबर है। लास्टली बेटा दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडी, ओनली फॉर एडी, बाकी के लिए नहीं है। मैंने 2021 में सेक्शन सेक्शन 44 एडी में अपना इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे बताया। 21-22 में भी मैंने 44 एडी में प्रिजम्पटिव बेसिस पे बताया। 22-23 में भी मैंने 44 एडी में प्रिजम्पटिव बेसिस पे बताया। तो मैंने ऑप्ट करने के बाद 3 साल तक एडी फॉलो किया। 3 साल एडी फॉलो करने के बाद मैंने 4th ईयर में एग्जिट ले लिया और मैंने बोला कि मुझे नॉर्मल टैक्स भरना है। तो बेटा अगर एडी एक्सेप्ट करने के बाद विद इन 5 ईयर्स अगर आप एग्जिट ले रहे हो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप री एंटर नहीं कर सकते। सो 23 में तो आप खुद रिजेक्ट कर रहे हो, मेरे को एडी नहीं चाहिए। 24, 25, 26, 27, 28 फॉर दिस 5 ईयर्स यू कैन नॉट री एंटर 44 एडी। एडीए में ये रूल नहीं है कभी भी आओ जाओ चलेगा, एई में रूल नहीं है कभी भी आओ जाओ चलेगा। इज दैट मच क्लियर? बेटा डाउट है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप चैट पे भेजना, मैं यहाँ पे डाउट सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज मुझे पूरा चैट एक बार देखना पड़ेगा। बराबर है। सो हाँ, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज डिसअलाउड, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल टैक्स से ज्यादा वो डायरेक्ट टैक्स के डेफिनेशन में आ जाता है तो डिसअलाउड है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा डिसअलाउड ही है। वो जो मैंने तुम लोग को सॉल्यूशन भेजा है वो एक्चुअली मैंने ना क्वेश्चन में लास्ट लाइन चेंज किया था, जो तुम लोग के इसमें चेंज नहीं है। मैंने इंटरेस्ट ऑन बिजनेस लोन वो रिलेटेड पार्टी के लिए डाला था, सो दैट वाज योर बिजनेस लोन, सो वो डिसअलाउड ही है। जिसने भी सम सॉल्व किया है, सो आई वाज वेटिंग फॉर दिस लेक्चर ओनली, वो डिसअलाउड ही होएगा। सॉल्यूशन में मैंने एक्चुअली क्वेश्चन में चेंज कराया था, इसलिए वो स्टूडेंट का सॉल्यूशन उसके हिसाब से। चलो, स्मॉल डिडक्शंस, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, स्पेशल केसेस रिलेटेड पार्टी वाला, सेक्शन 32 डेप्रिशिएशन, 35 एडी 35 एबीबी मैंने कराया, फिर प्रिजम्पटिव लेवी मैंने कराया। सिंपल सिंपल 2 पॉइंट बचे हुए। सेक्शन 44 कौन सा है? डबल ए, बराबर है। 44 डबल ए एकदम सिंपल है, प्लीज कमेंट करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किसको करना है? सो रट्टा मार के जाना है बेटा, थियरी है। आप या तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले हो या तो अदर्स हो। स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो स्पेसिफाइड बुक, सेटिस्फाई नहीं करोगे तो एनी बुक्स। वापस से रिपीट करो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन और अदर्स। स्पेसिफाइड वाले कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो स्पेसिफाइड बुक्स बनाना है, सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो एनी बुक्स एज इज नेसेसरी टू कंप्लीट द असेसमेंट। बेटा एनी बुक्स का मतलब है अगर असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस भेजा और बोला कि ये चीज का प्रूफ लाके दो, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, दैट्स इट। स्पेसिफाइड बुक्स का मतलब है आपके पास जर्नल, लेजर, कैश बुक, सेल बिल, परचेज बिल सारे मेंटेन होने चाहिए। सो स्पेसिफाइड बुक्स में आपके पास जर्नल, लेजर, कैश बुक ये सब होना चाहिए। और कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड में एनी बुक्स होना चाहिए एज में बी नेसेसरी टू कंप्लीट द असेसमेंट। इन केस ऑफ अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, आप अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो एनी बुक्स मेंटेन करना है, नहीं तो मेंटेन ही नहीं करना है, नहीं तो मेंटेन ही नहीं करना है। सर कंडीशन क्या है? प्रोफेशन के केस में बेटा एवरी ईयर इन द पास्ट 3 इयर्स 150 के ऊपर ग्रॉस रिसीट होना चाहिए। प्लीज 23-24 को बेस बनाओ। 23-24 में मुझे कौन सा बुक्स मेंटेन करना है वो डिसाइड कर रहा हूं। तो 22 में 150 के ऊपर है, 21 में 150 के ऊपर है, बट 20 में 150 के ऊपर नहीं है। तो यहां पे एवरी ईयर 150 नहीं था, तो आपको एनी बुक्स मेंटेन करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एवरी ईयर अगर 150 के ऊपर है तो आप स्पेसिफाइड बुक्स बनाओगे, नहीं तो एनी बुक्स बनाओगे। यहां पे एवरी ईयर 150 नहीं है, इसके लिए आपको स्पेसिफाइड बुक्स नहीं बनाना है। बट अगर मैं 24 की बात करूं तो 23 200 है, 22 190 है, 21 170 है। एवरी ईयर 150 क्रॉस हो रहा है, एवरी ईयर 150 क्रॉस हो रहा है, तो यहां पे स्पेसिफाइड बुक्स बनाना पड़ेगा, यहां पे स्पेसिफाइड बुक्स बनाना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन, सैटिस्फाइड है तो स्पेसिफाइड बुक्स, नॉट सैटिस्फाइड है तो एनी बुक्स। अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, एनी बुक्स या तो नो बुक्स।
अदर देन स्पेसिफाइड में आउट ऑफ 3 years इन एनी 1 year। बेटा यहाँ पे एवरी ईयर था, एवरी ईयर, वहां पे आउट ऑफ 3 years एनी 1 year में या तो आपका बिजनेस का टर्नओवर 25 लाख के ऊपर होना चाहिए या तो बिजनेस का इनकम 2,50,000 के ऊपर होना चाहिए। वहां पे ऑल द 3 years था, यहाँ पे एनी 1 year है आउट ऑफ 3 years। एंड अगर इंडिविजुअल नहीं हो, कंपनीज के लिए लिमिट इज 10 लाख और 120 लाख। और है, और एंड नहीं है, और है, आइदर ऑफ द टू कंडीशन। बराबर है। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा फ्रॉम सीए या तो कॉस्ट अकाउंटेंट। मजा आ जाएगा अगर आप लोग सुन रहे हो तो। बेटा 44 एडी में 2 करोड़ का लिमिट था, 44 एडीए में 50 लाख का लिमिट था, टैक्स ऑडिट में 1 करोड़ का लिमिट है। गवर्नमेंट बोलता है नीरज, अगर तू 44 एडी वाला असेसी है और तेरा जो इनकम साइड में रेवेन्यू है, अगर वो रेवेन्यू अप टू 5% है इन कैश और बेरर चेक, तो 3 करोड़ रुपीस तक तू 44 एडी का बेनिफिट ले सकता है। अपन ने क्या पढ़ा, 44 एडी 2 करोड़ तक मिलता है। इंटरेस्टिंग है, अगर सुनोगे तो डिफरेंस समझेगा। 44 एडी में 2 करोड़ तक का बेनिफिट मिलता है, बट 2 करोड़ वाले को बेनिफिट मिलता है। बट अगर आपका इनकम या ग्रॉस रिसीट अप टू 5% कैश या बेरर चेक में है, मतलब बाकी वो अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट से होना चाहिए, तो 3 करोड़ वाला 44 एडी ले सकता है। सिमिलरली 44 एडीए में, प्रोफेशन वाले में, अगर आपका इनकम का मैक्सिमम 5% कैश है, तो आप 75 लाख रुपीस तक स्कीम ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ 50 लाख इट विल बी 75 lakhs। नाउ अगर आपका क्रेडिट में इनकम मैक्स 5% कैश में एंड डेबिट में एक्सपेंस भी मैक्स 5% कैश में, बेटा यहां पे दोनों है, डेबिट भी है क्रेडिट भी है, देन टैक्स ऑडिट लिमिट विल बी 10 करोड़ इंस्टेड ऑफ 1 करोड़। 44 AD स्मॉल बिजनेस, ADA स्मॉल प्रोफेशन, ओनली क्रेडिट साइड 5% वाला रूल है, बट टैक्स ऑडिट में डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों 5% के अंदर होएगा, तो आपको ये स्कीम मिलेगा। 1 करोड़ का लिमिट विल बिकम 10 करोड़ का लिमिट, एंड प्रोफेशन में इट इज ऑलवेज 50 lakhs। इज दैट मच क्लियर? बराबर है। तो दैट वाज योर व्हाट, पीजीबीपी का बेटा इंपॉर्टेंट सेक्शंस का रिवीजन मैंने कराया है। सारे के सारे मेन सेक्शंस कवर हो गए, बाकी कुछ कवर करने जैसा है नहीं।